हेलो दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वास्तविक संख्या के पार्ट 2 के बारे में। तो मैंने इससे पहले का एक क्लास लिया था, उसमें कंप्लीट हो चुका है बहुत कुछ। यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। भाई ये जो संख्या है परिमेय, ये शांत होगा कि अशांत होगा, छटपटाएगा, हाँ, ये शांत रहेगा, शांति भव, है ना। समझ में आ रहा। चलिए तो यहाँ पे बात करेंगे दशमलव प्रसार के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं दशमलव। ओ माय गॉड, दशमलव प्रसार। चलिएगा देखिएगा, दशमलव प्रसार में अगर बात करते हैं तो दो तरीके से हो सकता है। शांत दशमलव प्रसार हो सकता है, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। और एक हो सकता है अशांत, अशांत दशमलव प्रसार। अब भाई थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा आपको कि शांत दशमलव प्रसार किसको बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार किसको बोलेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे में अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, खुद से ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि 5/2, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया 5/2, इसी का दशमलव प्रसार देखना है। तो दशमलव प्रसार, चलिए देखें। तो 2 से 5 में भाग दो, तो 2 दूना 4, यहाँ पे 4 आया, कितना आ जाएगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1, घटा होता है ना यहाँ पे। तो देखो दशमलव देंगे तो दशमलव देने पे 1 जीरो बैठाने का हम लोग को अधिकार मिल जाता है। 2 पंचे 10, यहाँ हो जाएगा 10 जीरो। तो ये जो दशमलव आया, ठीक है, 2.5, ये शांत हो गया। इसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार, इसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और वही अगर बात करते हैं इसमें अशांत दशमलव प्रसार के केस में कैसे होगा, जैसे चलिए देखते हैं यहाँ पे 10/3, यानी 3 से 10 में भाग दो, तो 3 तिहाई 9, 1 आ जाएगा। दशमलव देंगे तो 1 जीरो बैठाने का हम लोग को अधिकार हो जाएगा। फिर से देखिए 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया तो फिर 1, और 1 दशमलव बैठाए हुए तो 1 जीरो बैठाने का हमको अधिकार रहता है। तो 0 3 तिहाई 9, ठीक है। फिर से यही रम्मा कठोला चलते रहेगा, ये कभी शांत नहीं होने वाला, ये कभी शांत नहीं होने वाला। ये जो आया इसको बोलते हैं हम लोग अशांत दशमलव प्रसार। अच्छा बताओ, इसमें दशमलव है ना, और ये शांत नहीं हो रहा, मतलब जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा। तो आपको इतना बात समझ में आ गया ना कि शांत दशमलव प्रसार किसको बोलते हैं और अशांत दशमलव प्रसार किसको बोलते हैं। बट इस पे थोड़ा सा एक बात करते हैं, अर्थात अर्थात अगर आपको ये भाग करके नहीं देखना हो तो कैसे देखिएगा, कैसे जानिएगा। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो परिमेय संख्या, ठीक है, जो परिमेय संख्या, ठीक है, जो परिमेय संख्या p/2 का पावर m गुने 5 का पावर n, ठीक है, 5 का पावर n के रूप में, ठीक है, के रूप में हो या व्यक्त किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, मतलब इस रूप में पहले से हो या इस रूप में लाया जा सके, ठीक है, जा सके, उसका दशमलव प्रसार, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। क्या होता है भाई, शांत होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो शांत होता है। जो जो परिमेय संख्या अगर इस रूप में आ जाए, ठीक है, p/, ऊपर कुछ रहे, ये जो है ये कोई कुछ भी हो सकता है, कोई पूर्णांक संख्या, बस नीचे 2 5, ठीक है, ये 2 और ये 5 पावर में जो mn है, वो उसका वैल्यू कितना हो सकता है, देखो
2 और 5 का जो वैल्यू है वो कितना हो सकता है, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूं, जहां जहां m और n, ठीक है, m और n जो है वो 0, 1, 2, 3 ये सब हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब हो सकता है। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए मैं आपको ना यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया मैंने 2.53, ठीक है, 2.53। तो इसका दशमलव प्रसार भाई शांत है क्या, शांत है। तो ये चीज तो देखो आप इस रूप में ला के देख लीजिए कि तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि ये शांत है। तो इस रूप में लाना चाहते हैं तो देखो 2.53 है, तो बताओ दशमलव के बाद क्या को अंक है, तो ये को 5 है, ये को 3 है, यानी 2 को अंक है। तो 1 के बाद 2 को 0 डाल दो, दशमलव हट जाएगा। अब ये दशमलव हट गया तो कितना हो जाएगा, 253/100। अब यहाँ पे 253 को 253 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 100 को आप ये लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, यानी 2 को 0 था तो ये लिख दिए। 253/10 को आप 2 गुने 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, 253/2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। देखो तो इस रूप में आ गया, 2 का पावर m, 2 का पावर 2, 5 के पावर n, 5 का पावर 2। ऊपर कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। चलिए दूसरा, अगर आप बोलिएगा कि ये तो ऑलरेडी आपका पता ही चल रहा था कि ये शांत दशमलव ही है, तो अगर यहाँ पे लिख दे कि 243/8 लिखा हुआ, 243/8 लिखा हुआ। अब तुमको बिना भाग दिए बताना है कि ये दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं। इसका जो आएगा दशमलव प्रसार वो शांत होगा कि नहीं होगा। देखो 243 ऊपर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, नीचे कितना है, तो 2 का पावर 2 दूना 4 दूना 8, यानी 3 हो जाएगा। तुम कहोगे अरे तो सिर्फ 2 आया, नहीं, आप एक चीज मिस कर रहे हैं, वो क्या है, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 0 तो लिख सकते हैं ना। देखो 2 का पावर m, 5 का पावर n, और m n का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे m के जगह पे जो हो गया वो 3 हो गया, और n के जगह पे 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस रूप में आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर है ये बात। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। 8 8 है, ये कभी नीचे उस रूप में नहीं आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 210 लिखा हुआ, देखो 210 है तो जाहिर सी बात है, अगर 200 होता तो आ जाता आराम से। ठीक है, 200, 100, 300, 400 ऐसे डबल जीरो होना चाहिए लास्ट में तो हो जाएगा। ये डबल जीरो नहीं है, एगो जीरो है, डबल जीरो नहीं है, एगो जीरो, यहाँ पे डबल जीरो है। ये आ जाएगा किस रूप में, इस रूप में आ जाएगा p/2 का पावर m गुने 5 के पावर n, इस रूप में आ जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर तुम लाना चाहते हो तो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि डबल जीरो रहे तो वो आ ही जाएगा, 8 रहे वो सब तो का आपको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन जब ज्यादा संख्या में रहे 100, 200, 300 ऐसे करके, तो 2 को 0 रहे तो समझ लीजिएगा वो आपको इस रूप में आ ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 7/20, ठीक है, 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा क्या, शांत होगा। ऑप्शन में है अशांत, शांत, आवर्ती, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आवर्ती मतलब रिपीट करने वाला, बार बार जो रिपीट करता है उसको बोलते हैं। तो 7/20 को अगर आप निकालना चाहे तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 10 दूना 20, 2 गुने 10 लिख सकते हैं ये। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं सीधा करके लिख दूंगा, आप बट्टा कैसे लिखते हैं, 7 बटे यहाँ पे 2 गुने 10 लिख दिया गया। ठीक है, तो 7/2 गुने 2, ठीक है, यहाँ पे 2 तो पहले से लिख दिया, और 10 को कैसे तोड़ रहे, 2 पंचे 10 तोड़ रहा है। यानी बताइए तो ये 7/2
2 का पावर 2 गुने 5 के पावर 1 हो जाएगा, इस रूप में आया तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात? 2 5 आ गया, पावर में कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलो क्या बोलते हो, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। देखो ये तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका है कि आप पूछ रहा है कि शांत नहीं है, इस पे ध्यान रखना। कभी कभी बच्चा घबरा गया और क्या होता है, जल्दी में खुशी के मारे, है ना, कहते हैं ना कि गम की रात कौन किसको नींद आती है, गम की रात किसको नींद आती है, खुशी की रात कौन सोता है। तो वही बात है, न गम में न खुशी में, थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रखना है, ठीक रहेगा उसी में। ठीक है, तो यहाँ पे 7 बटे ऊपर कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता, 2 का पावर 0 5 का पावर 2, तो 0 भी हो सकता है, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये शांत है। ये जो है वो क्या है, शांत है। 9 2 का पावर ये 2 है, ये 5 है, पावर कुछ भी रहा, 0 रहा 1 रहा 2 रहा कुछ भी है, 2 5 आ गया। इसके अलावा कोई नहीं है तो समझ लीजिए शांत है। ये भी शांत हो जाएगा, हमको पूछ रहा है ना अशांत है। 2 और 5, इसमें 5 नहीं है जबकि 7 है। ठीक है, तो ये अशांत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब, क्योंकि प्रसार शांत नहीं है पूछ रहा है। देखो इसमें 2 5 है, पावर कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, ये भी शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। पूछ रहा था कि किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है कि शांत दशमलव प्रसार बनाना है। मैंने अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताया है, इसको एकदम क्लियरली बताया है, ध्यान से देखिएगा। तो 0.284, ठीक है। अब इसे मेरे को ना दशमलव हटाना है, तो दशमलव के बाद क्या अंक है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 1 के बाद 3 को 0 डाल दीजिए, दशमलव हट गया। दशमलव हट गया तो कितना हो जाएगा, 284/1000। ठीक है, अब यहाँ पे 1000 है, यानी 284/1000 को आप ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 3, क्योंकि 1 2 3 को 0 है तो 10 के पावर 3 हो गया। तो 284/10 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 5, अब पावर 3 है तो पावर 3 दे दीजिए, बराबर 284 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 आ गया इस रूप में। तो ये दशमलव प्रसार मतलब कि शांत दशमलव प्रसार मेरे को बताना था, यहाँ पे मैंने बता दिया ये। ठीक है, क्लियर है ये बात। उसी तरह से अब यहाँ पे बात करते हैं, इसका तो ऑलरेडी 1 2 3 4, देखो 1 2 3 को था तो 3 को 0 आया, 3 को 0 आया तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, 3 को 0 तो 3 3 पावर आया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 4 को 0 आएगा, यानी 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 4 आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से 0.0448 लिखा हुआ है, दशमलव के बाद कितना है, तो 4 अंक है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो यहाँ पे 1 लिख के 4 को 0 बैठा दीजिएगा, 4 को 0 जिससे बैठेगा दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 10। देखो 4 4 8 के पहले जितना भी 0 उसका कोई वैल्यू नहीं है तो हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 448/10,000, 4 को 0। अब यहाँ पे 4 को 0 है तो आप ऐसे कर सकते हैं 448 बटे यहाँ पे 10 के पावर 1 2 3, 4 को 0 है तो 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 448/10 के पावर 4 है, यानी 2 गुने 5 10 होता है, पावर 4 था तो 4 लिख दिए, अलग अलग कर दीजिए। 4 4 8 बटे कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 गुने 5 के पावर 4, ये आ गया। इसी रूप में लाना था दशमलव प्रसार, मतलब कि शांत दशमलव प्रसार बताना था, तो मैंने बता दिया। चलिए इसका देखते हैं, ऐसे में दिखाई दे रहा है भाई ना, ये रिपीट तो नहीं कर रहा, आगे तक तो नहीं जा रहा, इन्फिनाइट तक नहीं जा रहा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत ही है, बस उस रूप में लाने के लिए बोल रहा है, मैं ला रहा हूँ। ठीक है, 4 को 0 था तो देखो 2 पर 4 और 5 पर 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2.1875 है। ठीक है, तो अगर दशमलव हटाना, दशमलव के बाद क्या अंक है, 1 2 3 4 को है, तो यहाँ पे 1 के बाद 4 को 0 दे दो। ठीक है, तो जगह 21875 यानी 21,875 बटे यहाँ पे 1 2 3 4, 4 को 0 है तो 10 के पावर 4 हो जाएगा, तो 21,875 बटे यहाँ पे 2 गुने 5, 2 गुने 5 10 हो जाएगा, पावर 4 है तो यहाँ पे पावर 4 लिख दिए। 21,875 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 4,
तो इसका दशमलव प्रसार भी शांत, जिसे मैंने बता दिया। शांत दशमलव प्रसार यहाँ पे खींचना था, मैंने खींच के बता दिया। समझ में आया? आगे चले तो अपना टमटम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, दिल थाम के देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बोला जा रहा है, देखिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानिएगा उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ना कुछ बात मैं पहले भी बता चुका हूं और कुछ बात अभी बाकी है। कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी हैं बाकी। चलो देखो, परिमेय, परिमेय मतलब अगर देखा जाए तो परी हूं मैं, ठीक है, परी हूं मैं, ये लड़की लोग बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। परी मतलब देखो, अच्छी जो परी होती है ना, एकदम पूरा बाल खुले हुए लहराती हुई आती है, पूरा ढक के नहीं आती है ना, घूंघट हटा के पूरा बाल लहराते हुए आता है, तो परी हूं मैं, है ना। अब ये लड़की सब बकलोल बनेगी, परी सब, ठीक है, ये सब लहराते हुए बाल आएगी तो लगता है। चलो इसको ना याद करने के लिए मैं बोल देता हूँ अच्छा आम, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा सा सीरियस नहीं होना, कोई बुरा नहीं मानना। अपरिमेय, जब परी अच्छी होती है तो अपरिमेय मतलब अ मतलब न, तो ये अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो अपरिमेय मतलब ये परी नहीं है, ये परी नहीं है, तो ये हो जाएगा सरा हुआ आम, सरा आम। ये याद करने के लिए बस बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर देखा जाए तो अच्छे आम के साथ सरा हुआ आम को कहीं पे भी रखो, दाएं रखो, बाएं रखो, ऊपर रखो, नीचे रखो, ठीक है, वो अच्छा आम को भी सरा देगा, ठीक है। सरा हुआ आम मतलब अपरिमेय, परी मतलब अच्छी, तो अच्छा आम, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर, दाएं, बाएं, नीचे, ये जो बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब हुआ कि तुम प्लस में रखो, माइनस में रखो, भाग में रखो, गुना में रखो, कुछ में भी रखो, अगर परिमेय के साथ एक भी अपरिमेय है तो पूरा अपरिमेय हो जाएगा, पूरा आम सर जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, अतः यदि अच्छा आम, ठीक है, अच्छा आम के साथ, अच्छा आम के साथ अगर सरा हुआ आम रखे, ठीक है, सरा आम रखे, तो ये सारा आम सड़ जाएगा, ठीक है, ये पूरा आम क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा आम सड़ जाएगा, तो सब आम सड़ जाएगा। कहने का मतलब, और ये आम तो आप किधर भी रखिए, प्लस में रखिए, माइनस में रखिए, गुना में रखिए, जोड़ में रखिए, कुछ में भी रखिए, दैट इज, अगर यहाँ पे आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं कैसे बात हो रहा है। सो कि दो जो है वो परिमेय है, पर दो जो है वो परिमेय है मतलब अच्छा आम है। इसके साथ अगर प्लस में अपरिमेय आ जाए, ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है, तो इस पे घूंघट डाला हुआ है अपरिमेय पे, ये जो है अपरिमेय है और ये जो है वो परिमेय है, ठीक है। तो इसके साथ आपको यहाँ पे जैसे ही डाला गया है, ध्यान से देखिएगा, तो अच्छा आम के साथ सरा हुआ आम है, चाहे प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, ये पूरा आम सड़ जाएगा, ये पूरा आम सड़ जाएगा, तो ये एक साथ क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। एक साथ क्या कहलाएगा, अपरिमेय, चाहे आप जोड़ में रखिए, घटाव में रखिए, गुणा में रखिए, भाग में रखिए। चलिए देखिए, अगर आपको लगता है भाग में रखने पे कुछ बदल जाएगा, तो वैसा नहीं होने वाला। देखो, दो अच्छा आम, √3 खराब आम यानी सड़ा हुआ आम, सड़ा हुआ आम नीचे रखा हुआ है, तो ये परिमेय, ये अपरिमेय, पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा भाई, अपरिमेय हो जाएगा। उसी तरह से अगर गुना में रखिए, 2√3, ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है ये बात? आगे चले, अब तो पहचान लीजिएगा, समझ में आ रहा कि नहीं रहा? अब एक बात और करना है यहाँ पे, चलो मैं आपको नोट में लिखा देता हूँ अच्छा से, ठीक है, नोट में लिखा देता हूँ अच्छा से, कि अगर ये जो रूट है, ठीक है, रूट अगर वर्ग संख्या पे होगा, रूट अगर वर्ग संख्या पे होगा, समझिएगा ध्यान से, चलो आगे नोट लिख दूंगा, यहाँ पे अजीब हो जाएगा। नोट लिखा हुआ है कि जब किसी वर्ग संख्या पे, जब किसी
वर्ग संख्या पे, वर्ग संख्या पर रूट रहता है, ठीक है, तो वह रूट को हटा देता है, हटा देता है, अतः परिमेय होता है, ठीक है, परिमेय संख्या होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो देखो, दैट इज, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि जिसे मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है √4 लिखा हुआ है, तो 4 जो है वो क्या है, 4 जो है वो वर्ग संख्या है, 4 जो है वो क्या है, वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है। तो वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है कि जिसका वर्ग संभव हो। तो यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट लड़के मर जाएगा, 2 आएगा, ये परिमेय हुआ। तो ये जब परिमेय है, ठीक है, ये जब परिमेय है तो जाहिर सी बात है √4 भी परिमेय ही है, ठीक है, √4 भी परिमेय ही है। अब यहाँ पे आपको वर्ग संख्या को थोड़ा सा मैं बात कर लूँ कि वर्ग संख्या कौन है, ठीक है। जैसे देखो, जैसे में वर्ग संख्या के बारे में बात करेंगे कि अगर आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे करके आगे तक जाते जाइएगा। तो यहाँ पे जो आया है, ठीक है, यहाँ पे जो आया है ये सब वर्ग संख्या है, ये सब क्या है, वर्ग संख्या है, ध्यान से देखिएगा, वर्ग संख्या है। अब ये सब जब वर्ग संख्या है तो वर्ग संख्या पे रूट चढ़ा दीजिए, वो घूंघट हटा लेगा। इसे देखो, इसमें से आप 9 ले लो, ठीक है, 9 पे रूट चढ़ाओ, 9 पे रूट चढ़ाओ। यहाँ पे अगर आप देखें तो 9 पे रूट चढ़ा दीजिए, 9 का रूट कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, ये परिमेय, यानी आपका √9 परिमेय हो जाएगा। उसमें से आप 36 उठा लीजिए, 36 भी होता है ना, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो 36 का कितना होता है भाई, 6 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे परिमेय कब हो जाएगा उसको पता चला, लेकिन अगर वर्ग संख्या नहीं है उस पर रूट है, वर्ग संख्या नहीं है उस पर रूट है, तो वो अपरिमेय होगा, ठीक है। तो वर्ग संख्या पहचानने आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ये सब जो है वो वर्ग संख्या है। तो वर्ग संख्या पे रूट चढ़ेगा वो परिमेय हो जाएगा, वर्ग संख्या पे रूट चढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। चलिए, तो आगे हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई आ, प्यार में हद से गुजर जाना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो अपरिमेय संख्या, यानी एगो है 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा कि ए और बी दोनों होगा, तो ये तो कभी नहीं होने वाला, कतई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये भी संभव है। लेकिन पूछ रहा है कि गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना करना, गुणनफल मतलब क्या करना है, गुना करना है, तो गुना करके देख लेते हैं। चलिए देखिए, 2 + √3 गुने 2 - √3। अब बताओ, ये एक परिमेय संख्या है, ये सॉरी अपरिमेय, और ये भी एक अपरिमेय, दोनों अपरिमेय है, गुना करते हैं। a + b × a - b लग रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब बता, इसका स्क्वायर रूट लड़के मर जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ हो जाएगा 3, 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1। अब 1 क्या हो गया भाई, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि ये जो है परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, परिमेय संख्या होगा। क्लियर है ये बात? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ये अच्छा आम, ये सरा हुआ आम, सब आम को सरा दिया, यानी अपरिमेय हो गया। ये क्या हो गया, अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर आपका ए तो सही नहीं हुआ, क्योंकि आपसे तो पूछ रहा है कि कौन परिमेय है। √7 ये तो सरा हुआ ही है, तो ये तो भाई अपरिमेय ही होगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही होगा। √8 में से कितना भी कुछ कर लो, ये वर्ग संख्या नहीं है तो रूट हटने वाला नहीं है, तो अपरिमेय ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6, यानी ये परिमेय हुआ।
तो ये अगर परिमेय है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात समझ में आई कि नहीं? बोल दो ना, बोल दो ना जरा, दिल में है जो छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। चलिए देखिए, तो मैं तो कह दूंगा, मैं तो कह दूंगा। चलिए बात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक का। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक को यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं। ठीक है, या अगर देखा जाए तो इसी को लिस्ट कॉमन फैक्टर यानी सॉरी LCM बोलते हैं ना, तो लिस्ट कॉमन मीडियन हो जाएगा ऐसे। तो चलो इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं, क्योंकि बचपन में तो हम लोग बहुत पढ़े हैं। ठीक है, बचपन में बहुत पढ़े हैं। इसका डिफिनेशन समझते हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा, संख्याओं का लसा, लसा वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो जो उनमें उपस्थित, जो उनमें उपस्थित उनमें उपस्थित प्रत्येक संख्या, ठीक है, प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः यानी पूरा पूरा, ठीक है, पूरा पूरा यानी पूर्णतः विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। मतलब कहने का ये हुआ कि लस दो या दो से अधिक संख्याओं का वह संख्या, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का लस वह छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है, जो जो उनमें उपस्थित प्रत्येक संख्याओं से, ठीक है, प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। चलिए यहाँ पे जैसे देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर बात क्या है, माजरा क्या है। चलिए समझते हैं। जैसे जैसे हम लिखते हैं कि यहाँ पे 8 है और 4 है, दो संख्या, तो संख्या का लसा निकालते हैं। लसा तो बचपन में आप निकाले होंगे बहुत बार। 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा तो 2 दूना 4, 1 दूना 2, यानी यहाँ पे आया लसा। लसा बराबर क्या होता है? ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है, दोनों 2 गुने 2 कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। अब क्या बोला है? जो उनमें उपस्थित प्रत्येक संख्या, ये देखो 8 उपस्थित है तो 8 से भी देखो 8 में भाग लग जाएगा, और ये 4 उपस्थित है तो 4 से भी जो लसा आया है, लसा ये ना है, लसा कितना आया है? 8 आया है। 8 में 8 से भी भाग लग रहा है, ये उपस्थित है ना 8, और 4 भी उपस्थित है तो 4 से भी भाग लग रहा है, तो वह छोटी से छोटी संख्या। इसके अलावा कोई ऐसा छोटी संख्या नहीं है जिसमें ये दोनों संख्या से भाग लग सके, तो लसा यही होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 8 से भी विभाजित हो रहा है और 4 से भी विभाजित हो रहा है। क्लियर है ये बात? तो ये आपका लसा है। आगे बात करें, चलिए हम लोग तो अपना टमटम आगे बढ़ाते हैं। किसी को तो कुछ तो समझ में आता होगा, समझ में आता है कि नहीं आता है? थोड़ा सा दिमाग को खाली रखो, सब कुछ समझ में आएगा, ना दिमाग ना टेंशन। चलिए, महत्तम समापवर्त्य को देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में मौसम भी बोलते हैं और मौसम को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, HCF बोला जाता है। चलिए ये बात, चलिए देखिए, तो जब ये बात क्लियर है तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, किस कलर से किए थे? ब्लू से। चलिए ठीक है, तो ब्लू से ही कर ले। महत्तम समापवर्त्य का क्या हो जाएगा
कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक संख्याओं का मस, संख्याओं का मस मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है जो या जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, ठीक है, सभी उपस्थित संख्या में, सभी उपस्थित सभी उपस्थित संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके द्वारा सभी उपस्थित संख्याओं में, ठीक है, जिसके द्वारा सभी उपस्थित संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब यहाँ पे जैसे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे से आपको क्लियर हो जाएगा, मसा निकालना है। ठीक है, जैसे में मसा निकालना है तो मान लीजिए हम फिर से वही संख्या ले लेते हैं, 4 8 ले लेते हैं। 4 8 का मसा निकालो, तो 4 8 का मसा निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा 4 दूना 8। यहाँ पे 0 जैसी आया तो ये जो हो जाएगा मसा हो जाएगा, ये जो हो जाएगा मसा हो जाएगा। दैट इज मसा बराबर कितना आया, तो मसा बराबर आपका 4 आया। अब 4 से, ठीक है, 4 से 4 में भी भाग लग जाएगा, में भी भाग लगेगा, और 4 से 8 में भी भाग लगेगा, और पूरा पूरा कटेगा। तो मसा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। इसके बाद कोई ऐसा संख्या है जो बड़ा है, ठीक है, और ये 4 को भी भाग लगा दे, 8 को भी भाग लगा दे, तो इससे बड़ी संख्या कोई नहीं है, छोटी है। ठीक है, 2 है, 2 से 4 में भाग लगेगा, 2 से 8 में भी लगेगा। तो यहाँ पे मसा इसलिए कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, बात समझ में आया मसा। अब इससे रिलेटेड एक बात करते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड एक बात करते हैं अब। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, माना कि यहाँ पे ना दो संख्या लेंगे। ठीक है, माना कि ए और बी दो पूर्णांक संख्या है। ठीक है, दो पूर्णांक संख्या है। ये जो दो पूर्णांक संख्या है तो इसमें एक रिलेशन होगा, समझिएगा ध्यान से, कि लसा ऑफ ए बी, यानी ए बी का लसा गुने मसा ऑफ ए बी का मसा बराबर ए गुने बी होगा। ठीक है, ए गुने बी होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये फार्मूला होता है और आपको याद रखना बहुत जरूरी है। या आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, लसा ऑफ ए बी, मतलब ए बी का लसा गुने मसा ऑफ ए बी, ठीक है, बराबर यहाँ पे एक लिख के, और यहाँ पे आप ए बटे बी को, ए गुने बी को बटे में ला सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो दिया हुआ, ये जो रिजल्ट आया है, ये जो दिया हुआ रिजल्ट आया है, ये क्या है, तो आपका फॉर्मूला है और इस पे क्वेश्चन बनता है, इस पे क्वेश्चन बनता है। चलिए देखिए, आपको ना इस पे क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो पहले तो आपको जो लिखा हुआ है उस पर बात कर ले। चलिए देखिए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो m क्यू एन स्क्वायर और m स्क्वायर एन क्यू का मसा क्या होगा। मसा वही होता है जो विनिष्ट संख्या होता है, m क्यू है m स्क्वायर है, मस विनिष्ट कौन हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा।
एन स्क्वायर है तो वेनेस्ट क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी एम स्क्वायर एन स्क्वायर ही मस होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। क्लियर है ये बात। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, यदि a और 18 का लसा 36 है, इसका लसा 36 है और a 18 का मसा 2 है, तो a का मान क्या होगा। वही अभी तुरंत एक फार्मूला जो बताया है उसी फार्मूला पे ये बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि लसा ऑफ a 18 गुने मसा ऑफ a 18 बराबर a गुने 18 होगा ना। तो लस ऑफ ए 18 कितना है, 36 है, तो यहाँ पे 36 डाल दीजिए, गुना मस ऑफ ए 18 कितना है भाई, 2 है, तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए, बराबर a गुने 18। तो 18 दूना 36 कटेगा, तो यहाँ पे a बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर 4 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में है सही जवाब। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई कि नहीं आई। तो इस टाइप से, और ये देखो बिहार बोर्ड द्वारा निकाला हुआ मॉडल सेट का, ऑफिशियल मॉडल सेट का क्वेश्चन है, जितना भी डाला हुआ है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या आएगा, पता नहीं। दो संख्याओं का मौसा 15 है और लौसा 105 है, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। वही वाला बात है। तो मान लीजिए कि लौसा ऑफ, ठीक है, एक संख्या 5 है, तो मान लीजिए कि एक संख्या ए हो गया, दूसरा संख्या 5 है, तो 5 ए का लस गुने मस ऑफ a5 बराबर a गुने 5। अब लसा कितना दिया हुआ है भाई, तो लसा आप देख सकते हैं 105 लिखा हुआ है, 105 गुने मसा कितना है, तो मसा जो है वो देखो मसा 15 है, तो यहाँ पे मसा 15 हो जाएगा, बराबर a गुने 5। तो 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 तिहाई 15, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 315। ठीक है, ये बराबर कितना हो जाएगा, 315। 105 में 3 से गुना करेंगे 315 हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, एकदम करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्या बात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के बारे में, कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। चलते हैं अभाज्य गुणन की ओर, गुणनखंड की ओर, कि भाई यह होता क्या है। तो किसी संख्या का वह गुणनखंड, किसी संख्या का वह गुणनखंड, वह गुणनखंड, ठीक है, जिसके बाद कोई गुणनखंड संभव न हो उस संख्या का। ठीक है, कोई गुणनखंड संभव नहीं हो, ठीक है, उस गुणनखंड को, ठीक है, उस गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं कैसे हो रहा है। दैट इज 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 16 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसको देखिएगा। तो 16 का गुणनखंड करो, 16 का गुणनखंड, तो यहाँ आ जाएगा 8 गुने 2। ठीक है, फिर से अगर गुणनखंड करना चाहते हैं 16 का, तो 8 का क्या आ जाएगा, 4 गुने 2, और ये 8 का 4 गुने 2 हो गया, ये 2 है तो 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, 16 का गुणनखंड हो रहा है, फिर 4 का कर सकते हैं, तो 2 गुने 2, और फिर ये 2 बचल है, तो यहाँ पे ये दोनों 2 लिख दिया। अब बताओ इसके आगे संभव है, तो इसके आगे गुणनखंड संभव नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड हुआ, अभाज्य गुणनखंड हुआ। ठीक है, लेकिन ये दोनों के आगे तो गुणनखंड संभव था ना, तो इसको अभाज्य गुणनखंड नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड नहीं बोलेंगे।
अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये जस्ट गुणनखंड है, ये जस्ट क्या है, गुणनखंड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये ओनली गुणनखंड है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम आपको ना गुणनखंड तोड़ना सिखाते हैं, गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं वो बात करते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे जैसे में गुणनखंड कैसे निकालेंगे, जैसे में हम बताए। चलिए देखिए, एक में 100 लिखा हुआ, ठीक है, 100 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मान लीजिए 24 और तीसरा क्वेश्चन है आपका 28। ठीक है, इजी लेके थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी देख लेंगे बाद में क्या है। 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। पहले तो कितना से कटेगा, ये लास्ट में 10 है यानी 0 है तो 10 समझो 2 से कट जाएगा, तो 50 गुना 100, 2 से कट जाएगा 25 गुना 100। अब लास्ट में 2 से कटे वाला कोई संख्या नहीं है, मतलब नहीं कटेगा, तो ये कितना से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 पचे 25, फिर से 5 से काट दीजिए 1। तो बताओ यहाँ पे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। इसके अलावा कोई इसका गुणनखंड संभव है नहीं है, तो ये क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड हुआ। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ये हुआ इसका 100 का। उसके बाद 24 का करें, तो 24 का फिर से 2 से तोड़ो, 12 दूना 24, फिर 2 से हो जाएगा, 6 दूना 12, फिर 2 से हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से तोड़ेंगे तो ये लगाना एक तरह से, तो 24 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। इसके अलावा गुणनखंड संभव है, तो इसके अलावा इससे आगे गुणनखंड संभव नहीं है, तो ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्लियर है? 28 का अगर आप देखें तो 2 से तोड़ेंगे, 14 दूनी 28, फिर 2 से तोड़ेंगे यहाँ पे 7, 7 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यानी 28 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 7। तो ये भी आपका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, क्या है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हुआ। क्लियर है ये बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है ना, कहता है ना कि किसी किसी को क्या अभाज्य गुणनखंड करे, फलाना ठिकाना करे, तो आप उससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न है उसको बना सकते हैं, और हम लोग बनाएंगे भी। अभाज्य गुणनखंड के सहायता से मासा निकालने के लिए भी बोलता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के सहायता से मासा निकालने के लिए भी बोलता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बात किया जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर ले पहले। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यानी 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा, 3 का घात क्या होगा। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करना थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। लिखा हुआ है 2052। ठीक है, पहले तो देखो लास्ट में 2 से कटने वाला संख्या, यानी 2 से 1 कटेगा, तो 1 दूना 2, 0 है तो 0, 2 दूना 4, ये हमें 1 चला जाएगा। देखो 2 दूना 4 हुआ ना, तो यहाँ पे 5 के नीचे 4 हुआ एक तरह से, तो 1 घट के आया तो बगल में सट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, बगल में सटेगा तो 12 हो जाएगा, तो 2 छक 12 यानी 6 दूना 12। अब देखो ध्यान से, लास्ट में फिर से 6 है, यानी 2 से कटने वाला संख्या है, दूसरा का ये 5 दूना 10, 1 दूना 2 और 3 दूना 6। अब लास्ट में 2 से कटने वाला संख्या नहीं है, तो देखो ध्यान से, 3 1 4, ये 3 है, ये 1 4 है, और 4 5 9, यानी 3 से कटेगा। ये 3 से काटिए तो 1 तिहाई 3, 2 इसमें चल जाएगा, 7 तिहाई 21 और 1 तिहाई 3। अब देखो 7 1 8 1 9, ये 9 पूरा, यानी 9 3 से कट रहा है ना, तो ये भी 3 से कटेगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं बता सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 3 से फिर से लगेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 5 15, तो 5 तिहाई 15, 2 इसमें चला जाएगा 21, तो 3 7 21, 3 7 21। बात समझ में आया, 3 7 21। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 7 5 12, ठीक है, कितना लिखा हुआ है, 7 और 5 12, ये भी आपका 3 से कटेगा। जोड़ने के बाद जो संख्या आता है ना, वो अगर 3 से कटता है, इसका मतलब ये भी कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 तिहाई 3, 27, 3 नंबर 27। अब 19 से काट लीजिए डायरेक्ट, 19 से कम 19। यहाँ पे बताइए काय को 3 है,
1 2 3, तो जाहिर सी बात है 3 का पावर 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 का घात पूछ रहा था ना, तो 3 का घात कितना हो जाएगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, सब ऑफिशियल मॉडल सेट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया कि निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे 154 का अभाज्य गुणनखंड कौन होगा, तो आप गुना करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मुझे तो दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब एकदम। क्या देखिए, 11 11 सतह 77, 77 दूना 77 दूना 7 दूना 4 के 7 दूना 14, 4 हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15, 154। 154 का अभाज्य गुणनखंड आपका ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है कि अभाज्य गुणनखंड या अंकगणित के मूलभूत परिमेय के प्रयोग से, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड या अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से निम्नलिखित के मस लस ज्ञात करें एवं दो संख्याओं की दशा में लस गुणे मस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल सत्यापित करें, स्थापित करें। क्लियर है? यहाँ पे कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 और मतलब 4 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया गया है कि आप बना सके, और बनाएंगे भी हम लोग, थोड़ा सा भी देख लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड यानी अंकगणित मूलभूत प्रमेय से आपको लसा और मसा निकालना है। तो पहले क्या करो, 26 का, ठीक है, पहले क्या करो, 26 का अभाज्य गुणनखंड करो। 26 है ना, 26 है, 91 है। तो यहाँ पे 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, ठीक है, 13 एकम 13, यहाँ पे ये आया। तो 26 बराबर 2 गुने 13 लिख दो, 2 का पावर 1 और 13 का पावर 1, मतलब एक एक बार है। 91 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 91 लिखा हुआ है। तो ये 13 सत्य 91 यानी 7, 13 मरतबे, और यहाँ पे 13 से फिर भाग देंगे 1 से, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे 91 बराबर हो जाएगा आपका 7 गुने 7 भी 1 है और 13 भी 1 है। तो अब देखो यहाँ पे अगर लसा मसा का बात करें, ठीक है, लसा बराबर, तो लसा कौन होता है, जो कॉमन संख्या हो ना उसमें सबसे बड़ा संख्या ढूंढना। तो बताओ, 2 तो इसमें नहीं है, जो नहीं है वो भी लिखाएगा, 2 गुने, क्या देखो ध्यान से, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो जो बड़ा है तो बड़ा क्या है, 13 इसमें भी एगो है, 13 इसमें भी एगो है, तो बड़ा क्या, तो आप एगो 13 लिखा हुआ है, एगो 13 ले लीजिए। उसके बाद 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो वो ले लीजिए। लसा में सब, ठीक है, तो हो जाएगा आपका, देखिएगा ध्यान से, दोनों को गुना करिएगा, ठीक है, 13 दूना 26 गुने 7, तो आपका हो जाएगा 182, ठीक है, कितना हो जाएगा, 182। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे मौसा का। मौसा में वही लिया जाता है जो वेनिस्ट होता है, मतलब कि दोनों में जो रहेगा ना वो सबसे कम रहेगा जिसमें, उसको लेना। 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, लेकिन इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो कम तो पता नहीं चल रहा, दोनों बराबर है, तब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई है जो दोनों में है, नहीं है, वेनिस्ट संख्या कोई लिया जाता है, तब मौसा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मौसा कितना होगा, 13 होगा। अब यहाँ पे बोला था कि दो संख्याओं के दशा में, ठीक है, दो संख्याओं के दशा में आपको क्या सिद्ध करना है, लसा गुने मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो अब अगर ये चीज अप्लाई करें, लसा गुने मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो लसा कितना हो जाएगा देखो, तो लसा आपका हो जाएगा कितना आया है लसा, 182, 182। मसा कितना आया है भाई, तो मसा आपको 13 आया है, तो 13 बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों कितना है, 26 है, 91 है, तो यहाँ पे 26 और 91 दोनों को गुना करके देखिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2366 आ जाएगा। ठीक है, 2366 आ जाएगा, ये भी हो जाएगा 2366। आप गुना करके देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर भी है, अगर हम चाहे तो उसका भी यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल आप टाइम बचा सकते हैं। दोनों बराबर आ गया यानी सत्यापित हो गया, दोनों बराबर आ गया यानी सत्यापित हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा? अब रहा क्वेश्चन ये जो, इसको आप लोग ट्राई करके देखिएगा,
अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं जब बुक बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा। क्लियर है ये बात? थैंक यू सो मच। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, और कौन कौन सा वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हो, और किस किस सब्जेक्ट का चाहिए वो भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच।